मैं डीसी सर नोटबुक आईएएस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आइए, जो चैप्टर हमने लिया था एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 3 था आरंभिक नगर, इसका मतलब था हड़प्पा सभ्यता। इसमें पहला चरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे चरण की आज हम आगे बढ़ाएंगे। प्रारंभिक चरण के से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विचार करते हैं, खास करके एडवांस लेवल पे पीसीएस या आईएएस के प्रश्नों को। उसको पहले प्रश्न लिखेंगे और उससे संबंधित एक प्रारूप का निर्माण करेंगे, ताकि आगे जो व्याख्या हो उस प्रश्न से जो तथ्य और तर्क निकले इस प्रश्न के उत्तर में शामिल करते चलें साथ साथ। तो पहले प्रश्न को हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जो सामान्यतः नगरीय सभ्यता, पहला प्रश्न ये होगा, मुख्य परीक्षा का प्रश्न होगा ये। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। स्पष्ट कीजिए। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न होगा, हड़प्पा सभ्यता समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं से किन अर्थों में समान और किन अर्थों में असमान थी। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। ये 3 प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए, ऑलमोस्ट बस इस प्रश्न को छोड़ दें तो बाकी के प्रश्न की जो रूपरेखा होगी वो लगभग एक समान होगी। तो आइए देखते हैं प्रारूप कैसे एक प्रश्न का निर्माण किया जाना चाहिए। सबसे पहले किसी चीज का हम परिचय देंगे। परिचय में 3 बातें होंगी कि हड़प्पा सभ्यता की अवस्थिति मुख्यतः कहां पे थी। तो मुख्यतः आपका हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य क्षेत्र होगा वो सिंध और सरस्वती। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसका जो विस्तार क्षेत्र था इस पे बात करेंगे। और तीसरा जो प्रश्न की मांग है उसको परिचय के रूप में कुछ बातें, नगरीय सभ्यता कैसे, नगरीय सभ्यता एक अधिशेष उत्पादन प्लस व्यापार वाणिज्य, ये आपका परिचय होगा। फिर प्रश्न का जो हम विस्तार करेंगे, पहला पॉइंट होगा इसका नगर नियोजन। नगर नियोजन पद्धति, इसमें
नगर नियोजन के तहत उसमें दो तीन चीजें, पहला कि दुर्ग प्लस निचला नगर, और फिर इसके महत्वपूर्ण नगर, लगभग कितने थे, 5 से 6 नगर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, बनावली। ये क्या है, ये सारे नगरों के एग्जाम्पल होंगे। दूसरा जो इसका जो एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू नगर नियोजन का, और एक पहलू क्या लेंगे आपका, साफ सफाई, सड़क, नाले या निकासी, जल निकासी, ये मुख्य रूप से आपका नगर, ये कैसा, एक आयताकार ग्रिड नियोजन पद्धति पर निर्भर था, और इसमें मुख्य रूप से ये कैसे एक वर्गाकार रूप में सड़कें, गलियां और संबंधित जो मकान का स्ट्रक्चर था वो किस रूप में था, इस रूप में था। और फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि शिल्पकला, शिल्पकला में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगा, आइए थोड़ा सा इसको खोल देते हैं। शिल्पकला में सबसे बड़ी चीज है ईंट निर्माण, बड़े पैमाने पर था ईंट निर्माण उद्योग, इसी तरीके से मनका उद्योग, मोहरे, बाट माप, और आगे बढ़ जाएं, ईंट निर्माण, मनका, मोहरे, बाट माप, इसी तरीके से फिर आपका लिपि, उत्कीर्णन और कांस्य कला, इत्यादि आपके शिल्पकला में आ जाएगा। फिर अगले स्टेप पे आए, और शिल्पकला के बाद आर्थिक आधार क्या था इसका, आर्थिक आधार में व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य एक आंतरिक और बाह्य, बाह्य रूप में क्या था कि जो सामान आपके आयात होते थे उनकी एक लिस्ट मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, उसके बारे में बात करना है। फिर दूसरा आर्थिक आधार के रूप में क्या था, कृषि का कच्चे माल के रूप में उपलब्धता, फिर अनाज का उत्पादन, आर्थिक स्थिति में बंदरगाहों की उपस्थिति, नदियों की भूमिका, उपजाऊ नदियों का उपजाऊ क्षेत्र, आर्थिक स्थिति। इसी तरीके से अगले स्टेप पे बढ़ेंगे सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से यद्यपि कि आज की तरीके से विषमता जैसी चीजें नहीं थी, लेकिन सामाजिक विभाजन यहाँ आपको नगर नियोजन पद्धति में देखने को मिलेगा। जैसे ऊंचे दुर्ग, आवासीय क्षेत्र या नगर संरचना, बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ विशेषाधिकार से संबंधित लोग रहा करते थे, जबकि निचले नगर में वहाँ के कृषक, पशुपालक और उसके तरीके मजदूर, इस तरीके के लोग रहा करते होंगे।
आगे एक तरीके से बोलें तो शासक वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, 3 प्रकार से हम सामाजिक स्थिति को व्याख्या कर सकते हैं। शासक वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, तो ये एक समझ के लिए प्रश्न की रूपरेखा जो आपको प्रश्न की रूपरेखा जैसा कि आपको स्पष्ट है कि पहले वाले प्रश्न का हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसका प्रारूप आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का आंसर देखते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसको कांस्य युगीन सभ्यता का क्या अर्थ है, इसको दूसरे प्रश्न का हम प्रारूप देखते हैं। तकनीकी रूप से कांस्य का मतलब होता है तांबा और टिन को मिला करके कांस्य का निर्माण किया जाता है, कांस्य निर्माण किया जाता है। तो कांस्य चूंकि प्राचीन इतिहास में खोजी गई पहली धातु तांबा थी, तांबे में टिन मिला करके कांस्य का प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रश्न आपका आलोचनात्मक है, तो ध्यान में रहे कांस्य सभ्यता तो है लेकिन कांस्य की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध थी, बल्कि ये तकनीकी रूप से तो सही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है वो किस रूप में है, बहुत अधिक प्रमाण नहीं है, मतलब प्रमाण हमारे पास संख्या में अधिक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ हम उदाहरण लेते हैं। कांस्य की जो प्रसिद्ध वस्तुएं हैं वो क्या है, इक्का गाड़ी, ये किसकी है, तांबे की है। कांस्य की नर्तकी, कांस्य नर्तकी मूर्तियां हैं, ये कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। इसी तरीके से कुछ मनके, कुछ मुहरे, ये प्रमाण इस तरीके से तकनीकी स्तर पर प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये तकनीकी का जो आधार था और क्या था कि जो आयात किया जाता था, टिन कहां से आयात किया जाता था, ये अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों से, ओमान से भी इस तरीके की चीजें आयात की जाती थी। तो एक इसका आधार स्तंभ कांस्य युगीन का करके बाकी नगरी सभ्यता की चीजों को पीछे जो हमने डिस्कस किया उसको आप प्रेजेंट कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे तकनीकी रूप से। इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तकनीकी रूप से तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन वास्तव में व्यापक सामग्री प्राप्त ना हो पाने के कारण इसका आधार कांस्य के साथ साथ अन्य धातु या अन्य प्रकार की आयात की वस्तुओं से व्याख्या कर पाएंगे। जैसे व्यापार वाणिज्य के माध्यम से कुछ वस्तुएं तांबे, सोने, चांदी और कार्नेलियन पत्थर जैसे कीमती वस्तुओं से निर्मित की गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक तकनीकी सभ्यता थी जिसका बड़ा आधार न केवल भारत के आंतरिक भागों से कच्चे माल के रूप में था, बल्कि विदेशों से कई स्थानों से आयात के माध्यम से इसको काफी सपोर्ट प्राप्त होता था। और यही कारण है कि लंबे समय तक ये हड़प्पा सभ्यता अपने आप को एक नगरीय अवस्था में बनाए रख सकी है। तो जो तीसरा प्रश्न आपका था वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न की प्रकृति क्या थी, हाँ, तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं से किन अर्थों में समान थी और किन अर्थों में असमान थी। तो आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। समानता और असमानता, तो पहले समानता का पहलू देखते हैं। पहला, नदी घाटी, नदी घाटियों में विकसित अधिशेष उत्पादन पर आधारित व्यापार वाणिज्य
का महत्वपूर्ण योगदान, मुहरे, प्रचलित मुहरे, लिपि, मनके, शासक वर्ग, शिल्पकला, नगर नियोजन, विस्तृत आधार, के रूप में भौगोलिक क्षेत्र। यद्यपि ये चीजें इसी तरीके से और भी समानताएं आप निर्धारित कर सकते हैं, वो आपके योग्यता और अध्ययन पर निर्भर करता है। असमानता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना में इसकी जो नगर जल निकासी प्रणाली है, जल निकासी प्रणाली में विश्व की अन्य सभ्यताओं में कहीं उन्नत सभ्यता है, विश्व की जल निकासी प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ है। अगला पकी ईंटों के मामले में, पकी ईंटों के मामले में जितना व्यापक स्तर पर बड़ी बड़ी संरचना पकी ईंटों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में किया गया है, इतना व्यापक स्तर पर विश्व के किसी भी अन्य सभ्यता में नहीं किया गया है। और अगला पॉइंट है कि भौगोलिक विस्तार के रूप में देखें तो, भौगोलिक विस्तार के रूप में देखें तो हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे समकालीन अन्य सभ्यताओं से कहीं अधिक बड़ी और विस्तृत थी। इसी प्रकार से और आगे हम बात करें तो इसमें जो इमारती संरचना है, यद्यपि यहां शासक के स्तर पर विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं में किसी शासक वर्ग की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में शासन किसके हाथ में था ये बहुत क्लियर नहीं पता चलता है। उसके बारे में या तो बड़िक वर्ग के हाथों में होगा, या तो पुरोहित के हाथों में होगा, या तो राजा। ये दो तीन विचार हैं जो बाकी सभ्यताओं की तुलना में ये अंतर हो जाता है, क्योंकि बाकी जगह स्पष्ट है शासक यह था, यहाँ लेकिन ये समस्या है। बड़िक, पुरोहित, राजा, शासन की केंद्रीकृत व्यवस्था थी या छोटे छोटे प्रांतीय इकाइयां थी। इस तरीके से भी मतलब पूरा साम्राज्य किसी एक साम्राज्य के अधीन था या साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। इस बारे में भी क्यों, क्योंकि हड़प्पा अब लोकेशन के अनुसार कहाँ है, पंजाब में, मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में, तो क्षेत्रवार हो सकता है कि इसकी अलग अलग इकाइयां भी रही हों। तो शासन प्रणाली की दृष्टि से देखें तो इस पे भी बहुत सहमति नहीं है, इस पे भी मतभेद या विभेद है। इसी तरीके से लिपि की बात करें तो जो हमारी लिपि है, मतलब हड़प्पा की लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, वो लिपि कैसी है, वो लिपि चित्रात्मक है। कैसी है? चित्रात्मक, वर्णनात्मक नहीं है। अधिकांशतः चित्रात्मक रूप से, और अधिकांश जो लिपि है वो छोटे हैं। एक मात्र अपवाद छोड़ दें धौलावीरा का, तो लगभग सारी लिपि में अक्षर बहुत सीमित हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़े तो जो इसके आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में जैसे कपास का उत्पादन विश्व में पहली बार किस सभ्यता में किया गया है? इसी सभ्यता में किया गया है। और इसी तरीके से अन्य फसलों की बात करें तो 6-7 प्रकार की फसलें यहां पर आपको प्रमाणित हो चुकी हैं। और दूसरा, बंदरगाह के रूप में बात करें तो बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता में कई सारे बंदरगाह विकसित स्तर के और व्यापक पैमाने पर उनका एक अपना आधार रहा था। इन सारे अर्थों में
क्या है कि वो कहीं ना कहीं अंतर आप स्पष्टता देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी अंतर आयात निर्यात की वस्तुओं में, कुछ वस्तुएं हमारे यहाँ क्या प्राप्त हुई है, फारस की वस्तुएं, मेसोपोटामिया की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, और कुछ हमारी वस्तुएं उन सभ्यताओं में। इस आधार पर भी अंतर का निर्माण कर सकते हैं। और क्या है, जैसे निर्माता के स्तर पर अलग अलग प्रजातियां होती थी, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जैसे निग्रो, ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरी, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ निर्माण की भी बात कही गई है। और आगे बढ़ेंगे तो शिल्पांकन के रूप में चित्रकारी का भी यहाँ कांस्य मूर्तियां अपने आप में एक अनोखी शिल्पकला का प्रदर्शन करते हैं। और एक पत्थर के रूप में जो फैयांश होता था, एक तरीके से वो शीशे जैसे चमकदार या मतलब चमकने वाली सतह के रूप में बनाए जाते थे। इसमें किस चीज का, कच्चे माल के रूप में सेलखड़ी, गोंद और पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और फैयांस अपने आप में एक तकनीकी दक्षता को दिखाता है। इसी तरीके से तकनीकी रूप से बात करें, तकनीकी दक्षता में भी ठीक ठाक अंतर आपको मिल जाएगा, जिसके मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति है और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक पुरुष मूर्ति है, उसके आधार पर भी आपको ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ऐसे प्रश्नों को समझ चुके होंगे। और एक और प्रश्न इसमें लेंगे, उसको हम लास्ट में लेंगे, और वो प्रश्न होगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन रहे होंगे। आइए आगे की क्लास जहां लास्ट में हमने छोड़ी थी, उसके आगे की चीजों को स्टार्ट करते हैं। ये यहां से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शिल्पकला के रूप में और एक रूपता स्थापित करने में समानता का एक पहलू क्या था कि पूरे साम्राज्य में, पूरे भूभाग में हड़प्पा सभ्यता जहां जहां तक फैली थी, उनका एक बाट माप पद्धति भी थी। तो ये भी आपके समानता के पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार मन के भी हैं, ये भी आपके समानता का एक पहलू होगा। फलक, ये सारी की सारे शिल्पकला के रूप में भी आएंगे और समानता के रूप में पूरे साम्राज्य में इनके एक स्तर या एक मापदंड स्थापित किए गए हैं। और दूसरी तरीके से देखें तो इसमें एक कारीगर कुशलता और विशेषज्ञता का भी प्रमाण है। ये सामान्य वस्तुएं नहीं है, इनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं, पत्थर के बाट किससे बने हैं, चढ़ पत्थर से बनाए गए। इसी तरीके से और कई सारे पत्थर से मिले हैं, लेकिन मुख्यतः चढ़ पत्थर के बने हैं। इन्हें बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा। मन के, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मन के, जिनमें कई कार्नेलियन के बने हैं, किससे, कार्नेलियन के। इसके अलावा अन्य पत्थर भी सेलखड़ी के हैं, ठीक है। मन के तांबे के भी हैं, सोने के भी हैं। किसके किसके बने हैं, कार्नेलियन पत्थर के अलावा सेलखड़ी के भी हैं, तांबे के भी बने हैं, चांदी के भी हैं और सोने के भी हैं। तो ध्यान में रहे, इसके अलावा इन चीजों से भी निर्मित है। इसी तरीके से पत्थर को काटा और तराश कर मन के बनाए गए। और मनके के कारखाने, मतलब मन का उद्योग या मन का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से प्राप्त हुआ है। जैसे आपके चंदहुद्रणों, यहाँ से एक कारखाना के स्तर पर प्राप्ति छोटे छोटे अर्ध मनके के रूप में। इसी प्रकार से सीप की वस्तुएं या समुद्र से संबंधित जो मनके प्राप्त हुए हैं, वो लोथल से बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। तो तीसरा, मनके के बीच में छेद भी होता था, जिसमें ताकि धागा डालकर हो सकता है कि ये ताबीज के रूप में या आभूषण के रूप में भी इसको पहना जाता रहा होगा। आगे फलक, हड़प्पा से प्राप्त फलकों में कई फलक धारदार रूप में प्राप्त हुए हैं। धारदार का मतलब है कुछ ऐसे डंडे टाइप का होते थे जिसमें कुछ धारियां होती थी, वो बड़े वजनदार हैं और इनको क्या कहा गया है, फलक हैं। हो सकता है इसका प्रयोग हथियार के रूप में किया जाता रहा होगा, हो सकता है कि इसका प्रयोग वस्तुओं को या पेड़ को या लकड़ियों को काटने के लिए किया जा रहा होगा, ठीक है। तो इसके कई सारे प्रयोग
हो सकते थे। और आगे कढ़ाईदार वस्त्र, अपने आप में वस्त्र का निर्माण मोहनजोदड़ो की भी एक शानदार विशेषता या अनोखी विशेषताओं में शामिल है, क्योंकि विश्व में पहली सभ्यता है जहां पर कपास के रूप में उत्पादन संभव हो पाया था। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति को कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, ठीक है। और ये शानदार चित्रांकन या अंकन है। और इसी तरीके से मोहरे जो प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। और आपको बता दें, मोहरे, अधिकांश मोहरे किससे बनी है? सेलखड़ी से बनी है। बाकी अन्य वस्तुओं से भी बनी है, ध्यान में रहे। अधिकांश मोहरे किससे बनी है? सेलखड़ी से। इसके अलावा अन्य वस्तुएं भी बनाई गई हैं। इसी तरीके से बर्तन की बात करें तो बर्तन हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किया करते थे और खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन, मतलब बर्तन किसके हैं? बर्तन लाल हैं। बर्तन कैसे हैं? लाल हैं, लेकिन इस पे डिजाइन काले रंग की गई है। ध्यान में रहे, गलती नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न पॉसिबल है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हों। क्या है? बर्तन लाल है, उस पर डिजाइन काले रंग की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। फेयांस, फेयांस देखिए, यद्यपि पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है, फेयांस प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये कैसे होते हैं? कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। और बालू या स्फटिक, और एक और चीज है सिलखड़ी। सिलखड़ी के यहाँ पे भी प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता था। क्या होता था? चूर्ण को, इन पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और इन चिकनी परत में जो रंग हैं प्रायः वो कैसे हैं? या तो नीले हैं या तो हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फेयांस से क्या क्या बनाए जा सकते थे? मनके, चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन, ये फेयांस से बनाई गई वस्तुएं हैं जिनके बारे में अब प्रश्न यहाँ पर किस तरीके से आएगा? फेयांस में किस एक कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो कच्चे माल के रूप में सेलखड़ी, स्फटिक और विभिन्न प्रकार के पत्थर और गोंद में मिलाकर। एक तरीके से फेयांस क्या होता था? शीशा, इसे आप शीशा भी कह सकते हो, क्योंकि इस पे पॉलिश की गई होती है और चिकनी परत के रूप में ये आपको शीशे जैसे दिखाई देगी। और जबकि फेयांस से बनी कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो मन के, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन। इस तरीके की वस्तुओं से आप प्रश्न को एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आप प्रश्न की रूपरेखा ध्यान से इसको पढ़े रहेंगे। तो कई सारे प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान से अगर इसको आप अध्ययन किए रहेंगे तो प्रश्न को आसानी से एलिमिनेट कर देंगे, कौन सी चीजें शामिल हैं या नहीं है। आगे देखते हैं। मेहरगढ़ में जिक्र पहले कर चुका हूं कि विश्व की हड़प्पा सभ्यता विश्व की वह सभ्यता है जहां पर कपास के उत्पादन के प्राचीनतम या प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र के रूप में कई सारे प्रमाण हमें मिल चुके हैं यहाँ के स्थलों से खुदाई के दौरान। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े, याद रहे ये प्रमाण आपको मिल चुका है, या पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान ऐसे प्रमाण मिले हैं। और शेष में कपड़े के टुकड़े के अवशेष में चांदी के फूलदान, ध्यान में रहे, ढक्कन, चांदी के फूलदान ढक्कन में और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं में चिपके हुए मिले हैं। क्या? मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े। इसी तरीके से हम पक्की मिट्टी तथा फेयांस की बनी क्या? तकलियां, ये भी क्या काम आती थी? सूत कताई के काम में आती थी। तो सूती कपड़े के रूप में दो प्रमाण, पहला कि कपास की खेती, दूसरा कढ़ाईदार वस्त्र, और एक है कि योगी की मूर्ति पर कुछ चित्रकारियां भी बनाई गई हैं जिनके माध्यम से आप इस बात को दिखा सकते हैं कि कौन कौन से चित्रकारियों के रूप में प्रयोग किया जाता था। मतलब वस्त्रों पर भी विभिन्न प्रकार की कुछ चित्रकारियां देखने को मिलती थी। इसी तरीके से और आगे हम बढ़े।
निर्माण विशेषज्ञ। हड़प्पा सभ्यता जितनी नगरी उच्चकृत या वैभवशाली सभ्यता में, इस बात को सहज ही अंदाजा लगा जा सकता है कि जो निर्माण की सामग्री थी, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी विशेषज्ञ की जरूरत होगी, चाहे वो ईंट निर्माण हो, चाहे वो शिल्पकला हो, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे लिपि हो या बाट माप हो, प्रत्येक में क्या है, विशेषज्ञ व्यक्तियों की जरूरत होती थी। ये विशेषज्ञ किस रूप में होते थे? इनके द्वारा अधिकांश वस्तुओं का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण की जरूरत होती थी। जैसे उदाहरण, अगर लिपि पर, पत्थर की लिपि पर किसी चीज का उत्कीर्णन या अंकन करना है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन या प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। आम इंसान उस उत्कीर्ण को बना नहीं सकता है। और छोटी छोटी मुहरें, जब उस पर कुछ चित्र या चित्रात्मक लिपि के रूप में या कुछ उस पर शब्द अंकित करने होंगे या वर्ण अंकित करने होंगे, तब भी एक स्पेशलाइज्ड या विशेषज्ञ व्यक्ति ही ये काम कर सकता था। इस स्तर पर देखें तो हड़प्पा सभ्यता से जो वस्तुएं, चाहे वो नगरी इमारत के रूप में हो, चाहे उसके नगर नियोजन की डिजाइन से हो, चाहे नालियों के निर्माण हो या सड़कों का निर्माण हो, ईंटों को बनाने से लेकर के उसको पकाने तक और नगरों में इस्तेमाल करने से लेकर, ये सारी प्रक्रियाएं एक विशेषज्ञ के बिना संभव नहीं हो सकती थी। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा? नगरी नियोजन के रूप में। और इसी तरीके से देखें तो इसके उद्योग के रूप में शिल्पकला उद्योग अपने आप में नगरी सभ्यता को बड़ा आधार प्रदान करता है, क्योंकि बहुत सारी शिल्पकलाएं, चाहे वो ईंट उद्योग हो, चाहे वो टेराकोटा उद्योग हो, चाहे वो फैयांस उद्योग हो, चाहे वो सीपी उद्योग हो, सब में कहीं ना कहीं शिल्पकार व्यक्ति की जरूरत होती थी। इसी तरीके से मूर्तिकार, इसी तरीके से कुंभकार, बर्तन बनाने वाले, कुंभकार का मतलब बर्तन बनाने वाले, चाक पर बनाए गए बड़े अच्छे तरीके से बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, कुछ हार प्राप्त हुए हैं, कई लड़ियों वाला, उसमें हार विशेषज्ञता के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि सामान्य काम नहीं था इस तरीके की चीजें बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय जब बहुत अच्छी तकनीकी विशेषज्ञता खोजी नहीं जा चुकी है, फिर भी लोगों ने इस प्रकार की वस्तुएं हमारे पास छोड़ रखी हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है उनके जो निर्माण विशेषज्ञ हैं, कला कुशल लोग हैं, वो काफी उच्च और दक्ष लोग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पत्थर तराशने का काम, मन का चमकाने का काम, मोहरों में पच्चीकारी, मूर्तिकार, इसी तरीके से और भी कुछ नाम आपको कर सकते हैं, कांस्यकार, ठीक है, कुंभकार, ठीक है, और अगला आपका बर्तन बनाने वाले, राहगीर या मिस्त्री, जिसे आप राजगीर भी कह सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं विशेषज्ञों को। और इसी तरीके से शिल्पांकन, शिल्पकार, लिपिक, मुद्राओं पर लिखने वाले व्यक्ति, मोहरों पर या सीलों पर लिखने वाले व्यक्ति शामिल होते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे निर्माण विशेषज्ञ थे जो हड़प्पा सभ्यता जैसी तकनीकी या प्रथम नगरी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। भारत के संदर्भ में क्या कहा जाता है? प्रथम नगरी सभ्यता थी। लेकिन ठीक है, तो आई थिंक ये निर्माण विशेषज्ञ का बड़ा रोल रहा होगा। इस पे कोई आईएएस में विशेष रूप से प्रश्न बनाए जाएं तो इस आधार पर इस प्रश्न का आप बड़े आसानी से लेखन कर सकते हैं। अब यह पता नहीं है कि केवल पुरुष ही ऐसे कार्यों का प्रशिक्षण करते थे या फिर केवल महिलाएं। क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध स्रोत या साक्ष्य हैं वो क्या कह रहे हैं कि कोई प्रमाण ना होने के कारण हम ये निष्कर्षता निकाल सकते हैं कि दोनों ही, स्त्री और पुरुष दोनों ही, इस प्रकार के प्रशिक्षण में शामिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो स्त्री और पुरुषों में लिंग आधारित विभेद था, कम से कम वो ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में आया। ऋग्वैदिक काल तक की संरचना का अगर हम अध्ययन करें
तो समाज में स्त्री और पुरुषों में उतना विभेद नहीं है जितना कि उत्तर वैदिक काल में। इससे भी एक सहज अंदाजा हम लगा सकते हैं कि उस समय का समाज कम से कम स्त्री और पुरुष के रूप में विषमता वाला समाज शायद नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आधार था वो ना तो जन्म था, ना तो वंश था, और ना ही आर्थिक रूप से कोई विभाजन की इस प्रकार से वर्गीकृत पद्धति नहीं थी। तो हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि ये प्रशिक्षण शायद महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में शामिल होते रहे होंगे। कच्चे माल की खोज के रूप में बात करें, सीधी सी बात है कि एक नगरीय सभ्यता के निर्माण की प्रक्रिया पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। कच्चे माल का स्रोत ही क्या? कच्चे माल का स्रोत ही क्या करेगा? किसी भी गांव को पहले बड़े गांव में बदलेगा, बड़े गांव से वो अंत में क्या जाएगा? नगरों की स्थिति तक पहुंचाएगा, और फिर जब नगर में पहुंचेगा तो इसी तरीके से कई सारे बड़े नगर बन जाएंगे। तो इन पे क्या होगा? व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया। तो ये नगर जो हड़प्पा के हमारे नगर हैं वो क्या है? हड़प्पा के जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनका एक बड़ा आधार क्या था? व्यापार वाणिज्य भी था। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एक तो कच्चे माल के स्रोत के रूप में, एक भारत के विभिन्न स्थानों से कच्चे माल के स्रोत जो उसको ग्रामीण पृष्ठभूमि के रूप में बड़ा आधार बना रहे थे, और व्यापार वाणिज्य के रूप में विश्व की अन्य सभ्यताओं से कई सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती थी। तो ये क्या होता था कि इसको एक क्या होता था? व्यापक आधार व्यापार वाणिज्य के रूप में कई सारी कीमती वस्तुएं, धातुएं, पत्थर राजाओं के द्वारा हो सकता है कि व्यापारियों को इस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता होगा कि वह इस प्रकार की कीमती वस्तुओं को हड़प्पा सभ्यता में लाएं और उसका व्यापार करें। और यह भी हो सकता है कि ये अपने उपभोग के लिए, अपने शान शौकत या वैभवशाली या लोगों को दिखाने के लिए भी इस कीमती वस्तुओं का आयात किया जाता रहा होगा। आइए, कच्चे माल से तात्पर्य क्या है? उन पदार्थों से है जो या तो प्राकृतिक रूप से या मिलते हैं या उत्पादन के किसान या पशुपालक द्वारा प्राप्त किया जाता था, जैसे लकड़ी या धातु या अयस्क के प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, और कृत्रिम रूप से बनाए उद्योग की या कृषि की कोई वस्तु हो सकती है, या लग्जीरियस या उपभोग की कोई वस्तु हो सकती है। आगे देखते हैं। हड़प्पा में कपास जैसे कई कच्चे माल प्राप्त होते हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से लाया जाता था। तो ये वस्तुएं क्या हैं? आइए देखते हैं। एक तरफ वस्तुएं हैं, दूसरी तरफ आयात कहां से किया जाता था। वस्तुएं हैं और आयात कहां से किया जाता था। तो तांबा कहां से होता था? देखिए, तांबा का आयात राजस्थान और ओमान क्षेत्र से, टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से, सोने का आयात कर्नाटक के किस स्थान से? कर्नाटक के कोलार खान से। ठीक है, कर्नाटक के कोलार खान से। इसी तरीके से तांबे का आयात जो किया जाता था वो राजस्थान के किस खान से किया जाता था? खेतड़ी खान। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। इसी तरीके से कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जिनका आयात हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। उन वस्तुओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कुछ वस्तु और भी हैं जिनके बारे में हम अलग से जिक्र कर दे रहे हैं। वो वस्तुएं हैं, देखिए, जैसे सेल खड़ी, लाजवर्द। ठीक है, सेल खड़ी का जो आयात होता था बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। कहां से? बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। इसी तरीके से लाजवर्द का निर्माण या आयात मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहां से? मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसी प्रकार से नीलमणि एक प्रकार का कीमती पत्थर था। ये कहां से?
महाराष्ट्र से प्राप्त किया जाता था। कहां से? महाराष्ट्र से प्राप्त किया जाता था। इसी प्रकार से कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे सीसा। सीसा कहां से प्राप्त किया जाता था? ईरान से। ईरान के अलावा अफगानिस्तान और राजस्थान से भी कुछ मात्रा में शीशे की प्राप्ति की जाती थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? शंख या कौड़ियों का आयात कहां से? या तो सौराष्ट्र और दक्षिण भारत। क्या है? शंख या कौड़ियां कहां से? दक्षिण भारत और दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से। ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट आयात की वस्तुएं हुई। इसके बाद अगले स्टेप पे हम चलते हैं। बच्चों का खिलौना। देखिए, बच्चों का खिलौना हल था। यद्यपि सामान्यतः विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा काल में हल जो बनाए जाते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, इसलिए वो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, वो नष्ट हो गए हैं। लेकिन हल, मिट्टी के बने हल खिलौने के रूप में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। देखिए, हड़प्पा में हल कौन चलाता है, या पुरुष या स्त्री, ये हमें ज्ञात नहीं है। इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि स्त्री भी कुछ ना कुछ इसमें भूमिका रही हो, लेकिन ये तो है कि अधिकांशतः पुरुष ही हल चला रहे होंगे, और स्त्री भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं रोल रहा हो। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था? नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसा था? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। देखिए, नगरी सभ्यता होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ गांव नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक नगर कोई अगर है तो उसको क्या होगा? पीछे से क्या मिलते हैं? ये छोटे, ये आपका नगर अगर हुआ तो ये गांव छोटे छोटे गांव होंगे, जहां से क्या मिलेंगे इन्हें? कच्चे माल। ठीक है, इस प्रकार के गांव इनको क्या करते हैं? ताकत प्रदान करते हैं, और ये सोर्स के रूप में, व्यापार वाणिज्य के रूप में, वस्तुओं के रूप में, कृषि अनाज के रूप में एक नगर के विकास का आधार होते हैं। इसी क्रम में आगे देखें तो अनाज क्या करते थे? गांव में रहते थे, वह अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते भी थे। अगले स्टेप पे, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों। देखिए, किसान, चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। इसका मतलब है कि नगरों में अगर खेती नहीं की जाती थी तो नगरों की जितने भी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तुओं की आपूर्ति कौन करता है? आसपास के गांव से ये वस्तु क्या होती थी? आती थी, जिनके माध्यम से एक नगर समृद्ध और नगरीकरण की स्थिति को प्राप्त कर पाए। बिना किसी गांव के बैकअप के एक नगर का आधार विस्तृत और व्यापक नहीं हो सकता है। ये गांव ही हैं जिनके आधार पर नगरी सभ्यता को नगरी क्रांति तक या नगरीकरण के उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सका है। आगे देखिए, पौधों के अवशेष की प्राप्ति के आधार पर, पौधों के अवशेष की प्राप्ति से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जैसी फसलों का उत्पादन करते थे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कालीबंगा से खेत की जुताई के प्रमाण प्राप्त होते हैं, और वो जुताई के पूरा एक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पता चलता है कि वस्तुएं उसमें क्या सरसों बोने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। तो इस लेवल पे आप इसको समझ सकते हैं। अगले स्टेप पे आते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। प्रायः ये लकड़ी के बने होते थे, इसलिए बच नहीं पाए, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। कहां से? बनावली से। ठीक है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाते होंगे, और शायद सिंचाई के लिए
पानी का संचय किया जाता होगा, ये सबसे ज़्यादा। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहरें भी थी। क्या थी? नहरें भी थी, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना भी है। लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास क्या होता था? तालाब, चारागाह होते थे। और सूखे समय में मवेशियों को क्या करते थे? चारा और पानी के लिए दूर दूर तक ले जाना जरूरी हो जाता था। इसी तरीके से वह फलों को क्या करते थे? एकत्र करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से इसका एक बेसिक कंसेप्ट आपके सामने रखा और ये समझ में भी आ गया होगा। तो आइए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। जैसा कि हमने भौगोलिक विस्तार की प्रक्रिया में आपको बताया था कि गुजरात में दो प्रकार के स्थल थे। एक तो खंभात की खाड़ी, दूसरा कच्छ की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में कई सारे ऐसे स्थल थे। तो उनमें से एक स्थल है, देखिए, कच्छ क्षेत्र में खादिर नदी भी है और एक ऊंचाई वाला स्थान भी है। यहाँ पे क्या है? धौलावीरा नगर बसा है और यहाँ साफ पानी और उपजाऊ जमीन उपलब्ध होने के कारण धौलावीरा अपने आप में एक समृद्ध नगर के रूप में सामने आता है। धौलावीरा अन्य हड़प्पा सभ्यता के नगरों से इस अर्थों में भिन्न है कि यह नगर हड़प्पा सभ्यता के नगर की तुलना में 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित हैं, पश्चिमी और पूर्वी, लेकिन धौलावीरा कितने भागों में है? 2 भागों के बजाय ये 3 भागों में विभाजित है। और प्रत्येक भाग के चारों ओर क्या है? प्रत्येक भाग के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं। नगर में एक खुला मैदान भी है, ध्यान में रहे, खुला मैदान भी है जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो ये तो रहा आपका धौलावीरा के बारे में। और एक चीज और, धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर? अगर संस्कृति में खुदाई की बात करें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब एक स्थल की खुदाई होती है तो 2 प्रकार की खुदाई होती है, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब है कुछ इस तरीके से। तो ऐसे कितने? 3 स्तर प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता के। 3 स्तर प्राप्त हुए। 3 स्तर का मतलब है प्राक का हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा। तीनों चरण के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। यहां से मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि, याद रहे क्या? हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर उत्कीर्ण है, महत्वपूर्ण है। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख कहां से प्राप्त है? धौलावीरा से। अभिलेख को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। क्या किया गया है? लकड़ी में जड़ा गया है। यह इस रूप में अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर बनाए गए, लेकिन धौलावीरा का अभिलेख एक बड़े संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है और वो एक विशेष पद्धति से भी बनाया गया है। जैसे उसमें चूने पत्थर के रूप में बड़ी बड़ी डिजाइनों के माध्यम से शायद ये उस मकान या धौलावीरा के गेट पर ये लगाया जाता रहा होगा, कुछ सिंबल के रूप में था। अब वो सिंबल क्या था? लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक बड़ा अभिलेख कहां से प्राप्त है? धौलावीरा से। लोथल महत्वपूर्ण स्थल है। ये क्या है? ये एक बंदरगाह था, ध्यान में रहे, महत्वपूर्ण बंदरगाह है, या कह लीजिए सबसे बड़ा बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता के नगरों के लिए। खंभात की खाड़ी में स्थित है, याद रहे। खंभात की खाड़ी में मिलने वाली एक साबरमती की एक उपनदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे और यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई कई सारी चीजों के महत्वपूर्ण केंद्र थे, क्योंकि समुद्र से संबंधित, मतलब चूंकि ये बंदरगाह था तो समुद्र से संबंधित
जो कच्चे माल प्राप्त होते थे, इससे क्या होते थे, अनेक कीमती वस्तुओं का निर्माण यहां पर किया जाता था। इसलिए ये क्या, उद्योग के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थल था। और लोथल का बंदरगाह एक तालाब के रूप में बड़ा बंदरगाह था, और यहाँ पर जहाजें, गोदीवाड़ा, ठीक है, जहाजें सामान को लादती थी और उतारती भी थी। ऐसा उस समय के विद्वान, जो विद्वान आज हैं, उस समय की जो साक्ष्य प्राप्त हुई है, इस आधार पे इसकी व्याख्या करते हैं। नगर में एक भंडार गृह भी था। कहाँ पे, लोथल में। ध्यान में रहे, किसकी बात हो रही है, लोथल की बात हो रही है, जहां से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी दबाने में बनी उनकी छाप का प्रयोग किया जाता था। लोथल क्या था, एक बड़ा तालाब बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने जाने वाली नावें रुकती थी, और शायद यहाँ माल को चढ़ाया और उतारा जाता था, और इसीलिए इसे डाक यार्ड या गोदीवाड़ा कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त इमारतें, ऐसा लगता है कि शायद मनके, याद रहे चंद्रहूदड़ों एक और स्थल बनाया था मैंने, मनका निर्माण उद्योग कहाँ पे, चंद्रहूदड़ों के साथ साथ मनका बनाने का कार्य यहाँ पे भी महत्वपूर्ण था। ध्यान में रहे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण उद्योगों में मनका उद्योग भी शामिल था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके, मतलब मनकों के कई तरीके से यहाँ कुछ प्रमाण या सामग्री कच्चे माल के रूप में, कुछ अधबने मनके और कुछ पूर्ण बने मनके प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर यहाँ मनके के कारखाने या उद्योग के रूप में ये प्रसिद्ध था। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंद, ध्यान में रहे, मुद्रा, मुहर, या इसे एक नाम और क्या कह सकते हैं, सील कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सील कह सकते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद कर उनके मुहाने पर गीली मिट्टी से पोत कर उन्हें उन पर मुहर लगा दी जाती थी। और इसका लगाने का उद्देश्य क्या होता था, आज भी अगर किसी वस्तु को आप पार्सल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसमें पैकिंग की जाती है। पैकिंग अगर आपके पास पहुंचने से पहले खुली है तो इसका मतलब सामान से छेड़छाड़ की गई है। अगर पैकिंग बंद रूप में, जिस रूप में सील या मुहर लगाई गई है उसी रूप में आपको प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब आपका सामान सुरक्षित तरीके से, जिस तरीके से पार्सल किया गया है उसी तरीके से आपकी वस्तु आप तक पहुंच गई है या प्राप्त हो गई है। तो मुहरों की छाप को क्या बोलते हैं, मुहरों की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। और मुहर की छाप यदि टूटी नहीं होती तो यह सिद्ध हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सभ्यता के अंत का रहस्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए एक प्रश्न क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न होगा ये। सैंधव सभ्यता के पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न विद्वानों के मतों का आलोचनात्मक व्याख्या करें। कितने शब्दों का प्रश्न होगा, 250 शब्दों का। तो आइए देखते हैं। सैंधव सभ्यता के जिस प्रकार से उद्भव एक रहस्यपूर्ण कथा या कहानी है, उसी तरीके से सैंधव सभ्यता का पतन भी रहस्यपूर्ण है। आइए समझते हैं कि सैंधव सभ्यता के पतन की कहानी क्या थी। जिस प्रकार से अगर एक युवा अपनी युवा अवस्था में पैदा हो और युवा अवस्था में मर जाए, नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है कि हमारे सामने विकसित चरण में ही सामने आती है, और विकसित चरण के बाद जस्ट बाद ही वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, पतन की कगार पर पहुंच जाती है। तो आइए देखते हैं। अचानक लोगों ने क्या किया, अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया हुआ है। ध्यान रहे शब्द क्या लिया है, अचानक।
लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, छोड़ने के बाद क्या होगा, लेखन प्रणाली में मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। महत्वपूर्ण पहल था। दूर दराज से कच्चे माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। मतलब शहर जो अभी तक नियोजित था वो शहर कूड़ों के ढेर या अनियोजित रूपों का एक पुतला मात्र रह गया था। वो क्या हुआ, अब वो साफ सफाई सड़कों की वो नियोजन प्रणाली वो अब नहीं रही, बल्कि कई सारे मकान यहाँ तक कि उन सड़कों पर भी बनाए जाने लगे। इसका मतलब है कि वो नियोजन प्रणाली पर नियंत्रण कमजोर हो गया है। इसी तरीके से जल निकासी प्रणाली भी क्या हो गई, नष्ट हो गई है। सड़कों पर, ध्यान में रहे, सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ, अपने आप में ये रहस्यमयी है, विवादास्पद है। विद्वान भी एक मत पर सहमत नहीं है, कुछ भी सही से ज्ञात नहीं है। पतन के संदर्भ में विद्वान में एक मत नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या स्थिति है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, इस वजह से ये पतन हुआ। आप सोचिए कि जो सैंधव सभ्यता का इतनी बड़ी सभ्यता होने पर जो शहर नदियों के किनारे हैं उनके लिए तो ये बात सही है कि वो नदियों के सूखने से वो शहर सूख गए या वो शहर अपनी समृद्धि खो बैठे। किंतु नदियों के किनारे जो शहर नहीं थे उनके पतन का कारण क्या रहा होगा। तो आइए दूसरे स्तर पर देखें, जंगलों का विनाश। ठीक है, वनस्पति जंगलों के विनाश किस कारण से हुआ होगा, चूंकि बड़ी बड़ी इमारती संरचनाओं का निर्माण किया गया था और ईंट को पकाने के लिए भारी संख्या में वनस्पति मतलब पेड़ पौधों को काटा गया होगा। इससे ईंधन क्या हुआ, ईंट के पकाने के लिए ईंधन की जरूरत होती थी, इसलिए जंगलों का विनाश हुआ। तो इस तरीके से भी एक असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हुआ होगा, तो ये भी विद्वान मानते हैं। इसी तरीके से जब जंगलों का विनाश हुआ होगा तो मवेशियों के लिए चारा और घास के मैदान भी क्या हुए होंगे, समाप्त हो गए होंगे। क्या हुए होंगे, समाप्त हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा कि पशुपालन या मवेशी मरने लगे होंगे। तो जो उनका आर्थिक आधार था वो धीरे धीरे टूटता गया होगा, कमजोर होता गया होगा। कुछ इलाकों में बाढ़ भी आई होगी, नदी वाले इलाके में बाढ़ भी आएंगी। इस तरीके से प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से बाढ़ के प्रमाण प्राप्त होते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ कई स्तरों पर, मतलब मोहनजोदड़ो का निर्माण कई बार उजड़ने के बाद एक ऊंचाई स्थान पर किया गया। इसका मतलब है जब बाढ़ आती थी तो उसमें मिट्टी जम जाती थी, उसके बाद फिर बसावट होती थी, फिर बाढ़ आती थी, फिर बसावट होती थी। इस तरीके से कई चरण बाढ़ के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से किंतु सभी नगरों का अंत कैसे हुआ स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में ही हुआ होगा, बाकी का पतन कैसे हुआ होगा। इन सब से शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। कारण जो भी रहे होंगे परिवर्तन का असर साफ दिखाई देता है। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और पश्चिम की तरफ प्रवास कर गए और यहां तक कि कई लोग तो छोटी छोटी बस्तियों में जाकर के रहने लगे। अब पतन के संदर्भ में ये 2-3 बातें हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण पहलू थे। उनमें एक आक्रमण का सिद्धांत भी है। आक्रमण या युद्ध हुआ था, इसके माध्यम से भी सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में पुरों को नष्ट करने वाला माना गया है। तो इसके प्रमाण भी कुछ विद्वानों ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त ऊपरी स्तर के कंकालों से इस निष्कर्ष पर निकाले हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों पर या समाज के लोगों पर आक्रमण हुआ होगा। इसी तरीके से कुछ और है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। इसी तरीके से अगले स्टेप पे बात करें तो प्राकृतिक असंतुलन, अगले स्टेप की बात करें तो मलेरिया
या भूकंप जैसी आपदाओं को भी कई विद्वानों ने जिक्र किया है। अंततः अगर सारे निष्कर्ष को कंक्लूड करके ये निष्कर्ष निकालें कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव से ही सभ्यता का अंततः पतन हो गया होगा और सभी कारणों ने इसको प्रशासनिक रूप से शिथिल बनाया होगा। व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया नष्ट हो गई होगी। धीरे धीरे नगरों का जो समृद्धि थी, नगरों का जो उत्कर्ष था, वो क्या होगा, कमजोर होने लगा होगा। अंततः धीरे धीरे लोग नगर या शहर को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाकर बसने लगे होंगे। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता, जो भारत की नहीं विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, उसकी कहानी समाप्त होती है। अब हम एक नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।